हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही है कि क्लास 7 तक हो चुकी हैं बाल विकास की। आज क्लास हमारी है 8, जिसमें हम आपको प्रश्न नंबर 11 पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले भी आपको हम शिक्षण अधिगम का मैम जो है तो सिलेबस बताई हैं, उस वीडियो को जाकर देखिए। और आपका शिक्षण अधिगम भी कल से क्लास बिल्कुल चालू हो जाएगी। तो आइए हम बाल विकास के प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। 11 प्रश्न जो है हमारा तो क्या है, 11 नंबर का प्रश्न हमारा है जो है तो है बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, मानसिक बुद्धि लब्धि की परिभाषा तथा इसका सूत्र लिखना है। 2016 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, मानसिक बुद्धि लब्धि की परिभाषा तथा इसका सूत्र लिखना है। चलिए अब उत्तर हम पढ़ते हैं और आसानी से हम इसको जानते हैं कि बुद्धि लब्धि क्या होता है। इसको IQ कहते हैं। बुद्धि लब्धि, विनय का विश्वास था कि आयु के साथ साथ बालक के ज्ञान में, विनय जी का जो विश्वास था तो क्या था, आयु के साथ साथ बालक के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसी कारण उसने प्रत्येक आयु स्तर के लिए ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न एकत्रित किए। इन प्रश्नों में विद्यालयी ज्ञान का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। उसकी यह धारणा थी कि एक आमुख आयु का सामान्य बालक कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सकता है। इसी धारणा पर उसने मानसिक आयु के प्रत्यय को जन्म दिया। बुद्धि लब्धि की परिभाषा, बुद्धि लब्धि की क्या परिभाषा है, आइए जानते हैं। चलिए ठीक है। बुद्धि लब्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता में विकास की गति प्रकट करती है। बुद्धि लब्धि जो है तो व्यक्ति की सामान्य योग्यता में विकास की गति प्रकट करती है। कोल तथा ब्रूस जी के अनुसार बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। सबसे पहले टर्मन ने बुद्धि लब्धि का विचार दिया है। सबसे पहले जो है तो टर्मन महोदय जी ने बुद्धि लब्धि का विचार दिया है, हमारे सामने रखा है। उसने मानसिक आयु और वास्तविक आयु में अनुपात निकाला और उसे 100 से गुणा कर दिया। जो है तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में निकाला, उसे 100 से गुणा कर दिया। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में टर्मन जी की यह बहुत बड़ी देन है। जो है तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्षेत्र में टर्मन जी की ये बहुत बड़ी देन है। बालक की शारीरिक आयु मानसिक आयु के अनुपातिक स्वरूप को ही बुद्धि लब्धि कहते हैं। बालक की शारीरिक आयु और मानसिक आयु के अनुपातिक स्वरूप को ही बुद्धि लब्धि यानी कि IQ कहते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र ये है, इस प्रकार है। किस प्रकार है, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होगा, बुद्धि लब्धि बराबर होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अच्छा ठीक है। इसी को IQ बराबर कहेंगे मेंटल एज। ठीक है, तो इंटू में 100 है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बालक की आयु 10 वर्ष है तो क्या होगा, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो बाद फार्मूले में रख देना है। किसके फार्मूले में, IQ बराबर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, गुणे 100 कर देना है। तो उसकी जगह में 12 रख देंगे, बटे 10 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा। तो यह बालक सामान्य बालक से अधिक बुद्धिमान है। जो यह बालक है जो सामान्य बालक से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि और बौद्धिक स्तर के बारे में जानेंगे। चलिए, सन 1937 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप टर्मन, मैरिल तथा रॉबिन्स आदि विद्वानों ने बुद्धि के स्तर को इस प्रकार स्वीकार किया है। आगे देखते हैं किस प्रकार स्वीकार किया है। बुद्धि लब्धि का स्तर, बुद्धि लब्धि का स्तर यानी कि 170 से 200 क्या होगा, प्रतिभाशाली। 170 से 200 के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा। फिर 140 से 169 कितना हो जाएगा, अति प्रतिभाशाली। फिर 120 से कितना हो जाएगा, 120 से 139 उत्कृष्ट बुद्धि। अच्छा ठीक है।
फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 110 से 119 सामान्य से अधिक, 190 से 109 सामान्य, 190 से 109 सामान्य हो जाएगा, 80 से 89 क्या हो जाएगा, सामान्य से नीचा। ठीक है, 70 से 79 मंद बुद्धि की सीमा, 70 से 79 तक की जो बुद्धि होगी तो मंद बुद्धि की सीमा में आएगा। 60 से 69 जो है तो मूर्ख हो गए, 60 से 69 तक मूर्ख। 50 से 59 मूर्ख। 25 से 49, 50 से 49 जो है तो मूढ़। 0 से 25 तो क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 12वां प्रश्न हमारा है बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में जानेंगे कि बुद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है। उत्तर है केवल शिक्षा में ही नहीं अपितु सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि और उसके मापन का विशेष महत्व है। बुद्धि और उसके मापन का विशेष महत्व है। क्या है विशेष महत्व है, किसी भी कार्य को सरलता और प्रत्येक परिस्थिति में कर लेना बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। किसी भी कार्य को सरलता और प्रत्येक परिस्थिति में कर लेना बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। वह वातावरण से अपना अनुकूलन कर लेता है, क्या कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है। बुद्धि का अर्थ बताइए, बुद्धि का क्या अर्थ है, बुद्धि का अर्थ जानेंगे। बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि क्या है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। बुद्धि क्या है, इस प्रश्न का एक उत्तर नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में गहरा मतभेद है। बुद्धि के स्वरूप के विषय में सभी विद्वानों को अपनी अपनी धारणाएं हैं। अतः बुद्धि के स्वरूप को निश्चित करने के लिए बुद्धि की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं पर प्रकाश डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए, विभिन्न जो है तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है। अच्छा, बुद्धि की परिभाषाएं जानेंगे और बढ़िया समझेंगे कि बुद्धि की क्या परिभाषा होती है। बुद्धि की परिभाषा अनेक प्रकार की जा सकती है। बुद्धि की परिभाषा अनेक प्रकार से की गई है। वास्तव में जितने ही विद्वान हैं उतनी ही बुद्धि की परिभाषाएं हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को सीखने की योग्यता माना है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना है। क्या माना है, समायोजन की योग्यता माना है। अच्छा, समायोजन की योग्यता माना है। और फिर आगे जानेंगे ऐसे भावी मनोवैज्ञानिक हैं जो बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानते हैं। क्या मानते हैं, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानते हैं। कुछ विद्वानों के द्वारा बुद्धि को समस्या समाधान की योग्यता भी माना जाता है। अच्छा, आगे चलेंगे। हम यहाँ पर विद्वानों के विभिन्न मत प्रस्तुत करेंगे। आ नंबर में क्या है, सीखने की योग्यता, यानी कि बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा गया है। क्या कहा गया है, बुद्धि को सीखने की योग्यता मानने वाले विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। बुद्धि को सीखने की योग्यता मानने वाले विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। बर्किंघम महोदय जी ने क्या कहा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की क्या है, योग्यता है। डियरबोर्न ने क्या कहा है, बुद्धि सीखने अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। डियरबोर्न जी ने क्या कहा है, बुद्धि सीखने अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। क्या है, बुद्धि सीखने अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त मनोवैज्ञानिक जो है तो बुद्धि के सीखने की योग्यता मानते हैं। बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति सीखता है। जो जितना अधिक बुद्धिमान होता है वह उतना ही शीघ्रता से सीखता है। मंद बुद्धि बालक को सीखने में अपेक्षाकृत देर लगती है। और जो व्यक्ति अपने अतीत के अनुभवों के द्वारा पर भविष्य में अपनी नीति निर्धारित करने की योग्यता रखता है, बुद्धिमान समझा जाता है। मंद बुद्धि बालक अपने अनुभव से लाभ नहीं उठा सकता। मंद बुद्धि जो बालक होता है अपने अनुभवों से लाभ नहीं उठा पाता, जबकि जो बुद्धिमान बालक होता है वो अपने पुराने जो अनुभव होते हैं उनसे सीख जाता है कि हमें क्या
करना है क्या नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर में बुद्धि और समायोजन के बारे में जानेंगे। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि व्यक्ति बुद्धि के द्वारा नवीन समस्याओं में समायोजन करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विद्वानों ने कहा है कि उनका विश्वास भी है कि व्यक्ति बुद्धि के द्वारा नवीन समस्याओं से समायोजन करता है। ऐसा मत रखने वाले विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। स्टर्न महोदय जी हैं इसमें पहले नंबर पर। स्टर्न महोदय जी ने क्या कहा है? बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। और आगे बढ़ेंगे। क्रूज महोदय जी ने क्या कहा दूसरे नंबर पर? बुद्धि नवीन तथा विभिन्न परिस्थितियों में भली प्रकार से समायोजन की योग्यता है। क्रूज महोदय जी ने कहा है बुद्धि नवीन तथा विभिन्न परिस्थितियों में भली प्रकार से समायोजन की योग्यता है। और आगे बढ़ेंगे। विद्वान यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वातावरण से समायोजन करना आवश्यक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वातावरण से समायोजन करने में सफल होते हैं। उपरोक्त विद्वानों के अनुसार बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति वातावरण में समायोजन करने में सफल होता है। इन विद्वानों ने बुद्धि को समायोजन के लिए आवश्यक माना है। जो व्यक्ति जितना अधिक और शीघ्र अपने आप को वातावरण से समायोजित कर लेता है बुद्धिमान कहलाता है। क्या कहलाता है? बुद्धिमान कहलाता है। यानी कि वातावरण में समायोजन ही जो होता है, समायोजित हो जाता है। जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में ढल जाता है वही बुद्धिमान कहलाता है। चाहे जो भी हो, परिस्थितियाँ जो भी हों और वातावरण और समाज में तो समायोजन करना ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। चौथे नंबर में क्या है? 6 नंबर में अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता में जानेंगे। कुछ विद्वान बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानते हैं। ऐसे विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। स्पीयरमैन महोदय जी ने क्या कहा है? बुद्धि तर्कयुक्त चिंतन है। बुद्धि क्या है? तर्कयुक्त चिंतन है। अच्छा, टर्मन जी के बारे में जानेंगे। टर्मन जी ने क्या कहा है? अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अमूर्त चिंतन के लिए बुद्धि अनिवार्य है। मंद बुद्धि व्यक्ति अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। मंद बुद्धि व्यक्ति जो है तो अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। समस्या समाधान की योग्यता के बारे में जानेंगे। समस्या समाधान योग्यता। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। ऐसे विद्वानों के विचार निम्नलिखित प्रकार हैं। रेक्सनाइट जी ने क्या कहा है? बुद्धि वह योग्यता है जो उद्देश्यों की पूर्ति तथा समस्या के हल करने के लिए हमारे मस्तिष्क में विचारों को जागृत करती है। रेक्सनाइट जी ने क्या कहा है? बुद्धि वह योग्यता है जो उद्देश्य की पूर्ति तथा समस्याओं के हल के करने के लिए हमारे मस्तिष्क में विचारों को जागृत करती है। अच्छा, बर्ट जी ने क्या कहा है? बर्ट महोदय जी ने कहा है बुद्धि में अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। बुद्धि में अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। बुद्धि के विषय में उपयुक्त विचार प्रकट करने वाले विद्वान यह मानते हैं कि किसी समस्या का समाधान बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। बुद्धि की व्यापक रूप से व्याख्या करती हैं। ये परिभाषाएं इस प्रकार हैं। मैकडुगल बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति की अतीत के अनुभव पर सुधारने की योग्यता है। थॉर्नडाइक सत्य अथवा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की योग्यता ही बुद्धि है। सत्य अथवा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की योग्यता ही बुद्धि है, थॉर्नडाइक जी ने कहा है। अच्छा, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं? प्रत्येक का परिचय दीजिए। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा, ठीक है। बुद्धि के स्वभाव की पूर्ण रूपेण व्याख्या तभी ही हो पाती है जब हम बुद्धि के सिद्धांतों की ओर ध्यान दें। मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभ से ही इस बात पर बल दिया है कि बुद्धि की व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत होना जरूरी है। इसी परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने बुद्धि के कई सिद्धांत हैं जिनके द्वारा बुद्धि के तत्वों और कारकों को अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। बुद्धि के कारकीय सिद्धांत। दूसरा नंबर है प्रक्रिया उन्मुखीकरण सिद्धांत। अच्छा, कारकीय सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों। बुद्धि
में बुद्धि के तत्वों या कारकों के आधार पर बुद्धि की जटिल प्रक्रिया को अच्छे ढंग से समझने या प्रयास किया जा सकता है। क्या किया जाता है? अच्छे ढंग से प्रयास किया है। कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि को प्रायः उसके कारकों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के निम्नलिखित कारक सिद्धांत स्वीकार किए हैं। बिने का एक कारक या एक तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का त्रिखंड या त्रितत्व सिद्धांत। चौथा नंबर जो है तो थांडाइक का बहुतत्व सिद्धांत कहा जाएगा, थांडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। और पांचवा नंबर है थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत या थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत या थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा। और छठवां नंबर जो है तो क्या है? छठवां नंबर में है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। सातवां नंबर है वर्ग घटक अथवा संघात्मक सिद्धांत। आठवां नंबर जो क्या है? कैटल का जीएफ-जीसी तत्वों का सिद्धांत। नौवां नंबर जो क्या है? गिलफोर्ड का त्रिआयामी या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा जो है तो 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न हम पढ़ लेंगे। अच्छा ठीक है। 14 नंबर में क्या है? 14 नंबर प्रश्न में सहस्वावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है? सहस्वावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है? चलिए जानते हैं संवेगात्मक विकास के बारे में। सहस्वावस्था में संवेगात्मक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। शिशु प्रारंभ से ही अपना क्रोध प्रकट करने के लिए रोना, चिल्लाना और हाथ धोना प्रकट करता है। शिशु के संवेग स्थिर नहीं रहते। उदाहरण के लिए किसी वस्तु के न मिलने पर शिशु रोना प्रारंभ कर देता है, परंतु जैसे ही वह वस्तु मिल जाती है शिशु हंसने लगता है। इस प्रकार शिशु के व्यवहार में अस्थिरता रहती है। और तीसरा जो है तो क्या है? तीसरे नंबर में क्या बताया गया है? जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके संवेगों के प्रदर्शन में परिवर्तन आता जाता है। उदाहरण के लिए प्रारंभ में शिशु अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए मुस्कुराता है, कुछ वर्षों के बाद अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए वह हंसने लगता है और कुछ वर्षों के बाद अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए वह जोर से हंसने लगता है। और आगे जाएंगे। चौथे नंबर में शिशु के प्रारंभिक जीवन में उसके संवेगों में तीव्रता रहती है, परंतु यह तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। उदाहरण के लिए यदि शिशु भूखा होता है तो उस समय तक वह रोता रहता है जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती, परंतु धीरे धीरे वह प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं परंतु धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आ जाती है। पांचवा नंबर जो है तो क्या है? प्रारंभ में शिशु में भय का संवेग नहीं पाया जाता। क्या है? भय का संवेग नहीं पाया जाता। वह आग और सांप को पकड़ सकता है। बच्चे का संवेग अगर नहीं मालूम होगा तो सांप और आग को पकड़ सकता है, परंतु धीरे धीरे उसमें भय के संवेग का विकास हो जाता है। लेकिन आगे पढ़ेंगे। शिशु जब जो 6वां नंबर में शिशु जब 3 वर्ष का होता है तो वह अपने साथियों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है, खेलना पसंद करता है। इस प्रकार उसमें प्रेम का संवेग का विकास होता है, उसमें प्रेम के संवेग का विकास हो जाता है। 7वें नंबर में जानेंगे। 7वें नंबर में शिशु का संवेगात्मक व्यवहार जो होता है, शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे स्पष्ट होता है। इसी कारण उसके व्यवहार के विकास की दिशा प्रायः निश्चित होती है। तो अब हम 15 नंबर जो प्रश्न है तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मित्रों, बीके कंप्लीट कोर्स आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। मैं बीके कंप्लीट कोर्स की तरफ से जय हिंद जय भारत बोलता हूं। आप सब पढ़ें, सब बढ़ें। डीएलएड कोर्स आपका पूरा कराया जाएगा पॉन की गाइड से। जय हिंद जय भारत।